गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं किरण सिंह क्लास 6 के लिए सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड लेकर आई हूँ। उसका सेकेंड चैप्टर है वर्ण ज्ञान। इसके पहले मैंने वर्ण के बारे में आपको काफी डिटेल में बताया है। शुरुआत के वीडियो मैंने इसी पर भेजा है। अब इसके बारे में थोड़ा सा संक्षेप में और जान लेते हैं। अब सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। कथित भाषा की मूल ध्वनियों को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। यानी जो भी भाषा हम सीखते हैं उस भाषा के लिए जरूरी होता है कि उसके वर्ण की जानकारी हो। देवनागरी लिपि में भी वर्णमाला दिया गया है, जिसके माध्यम से हम अपनी भाषा को पढ़, बोल और लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हिंदी वर्णमाला। तो ये वर्णमाला मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में दिया हुआ है। तो आप अपनी ये लेसन शुरुआत करने से पहले आप सारा वर्ण यानी 52 आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। वर्णों का वर्गीकरण ये अब आपको बताया जाएगा। हाँ, अब यहाँ पे वर्ग के भेद उसमें होते हैं स्वर और व्यंजन। वर्णों का वर्गीकरण भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि उसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन किस प्रकार से बांटा गया है। तो वो संक्षेप में खैर छोड़ दीजिए, यहाँ पे दिया जाएगा तो उसमें लिख लीजिएगा। स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण के समय वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। यानी जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जीभ की जो मूवमेंट होती है वो हमारे मुंह के किसी भी भाग से टकराती नहीं है, वही आपका स्वर होता है। स्वर दो आधार पर होता है, एक उच्चारण के आधार पर, दूसरा बनावट के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग उच्चारण के आधार पर देखते हैं। तो होता है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर होता है यानी जिसे बोलने में कम समय लगता है, जैसे अ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर जिसे बोलने में ह्रस्व स्वर से ज्यादा समय लगता है वो आपका होता है दीर्घ स्वर। जैसे आ, यहाँ दिया है देखिए, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर यानी जब तक हमारी सांस रहेगी तब तक उसे बोलते रहे वो होता है प्लुत। इसका उपयोग अब सामान्य तौर पे खत्म हो चुका है, जैसे ओम यानी जब तक हमारी सांस है तब तक हम उसको बोल सकते हैं। अब ये मात्रा इंपॉर्टेंट है। किसी स्वर के उच्चारण में जो समय लगता है, यानी जब हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे दीर्घ स्वर में देखिए ह्रस्व स्वर दिया था ना, तो ह्रस्व में कम समय लगता है और दीर्घ में स्वर ज्यादा समय। बस कारण यही है क्योंकि उसमें मात्राएं रहती है। अब दूसरा है बनावट के आधार पर, मूल स्वर और संधि स्वर। ये संधि में काफी इंपॉर्टेंट है। संधि जब आपको पढ़ाया जाएगा तो इस बात को ध्यान में रखिएगा और उसके जो भी वो रहेंगे इस आधार पर, यानी इस आधार पर आप अपना तय करिएगा। तो मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ, री, ये आपके मूल स्वर होते हैं। इसके अलावा इसमें वर्ण में यानी स्वर और व्यंजन के अलावा भी 3 और होते हैं जिसे अयोगवाह कहते हैं। अनुनासिक, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। अनुस्वार जैसे गंगा, विसर्ग, दुख, ये सब आपको संधि में बताया जाता है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अब दूसरा आया संधि स्वर। संधि स्वर संधि पढ़ाते वक्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके पहले आप इसे लिख लीजिएगा। उसमें मैंने थोड़ा सा बताऊंगी, लेकिन ये ज्यादा लिखिएगा, वो छोड़ दीजिएगा, ये लिखिएगा। हाँ, अ धन अ बराबर आ, अ धन ई बराबर ए। यानी किसके संयोग से, यानी कौन से वर्ण मिलने पर कौन सा वर्ण तैयार होता है, यहाँ पर वो बताया गया है। ये देख के आप लोग अपनी कॉपी पे उत्तर पुस्तिका पर लिख लीजिएगा। अब व्यंजन संधि पर हम लोग आते हैं। तो व्यंजन संधि होता है 3 प्रकार का, स्पर्श, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको किस प्रकार से टोटल वर्णमाला 52 होते हैं सब बताया था। उसके अंतर्गत स्पर्श और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन को भी लिया था। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, जो होता है क वर्ग यानी फिर से आपको बता रही हूँ, क, ख, ग, घ, अंग, ये आपका पूरा क वर्ग के अंतर्गत आता है। दूसरा आया च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, टोटल मिला के 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि ये मुंह के किसी न किसी भाग से स्पर्श होता है। दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, यानी भीतरी भाग से जो बोला जाए, य, र, ल, व, ऊष्म व्यंजन। जब हम बोलते हैं यानी ये शब्द श, श, ह, तो हमारे मुंह से बोलते हुए उष्मा यानी जो हवा निकलती है वो गर्म होती है, इसीलिए इसे ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। अब इसके अलावा होता है, ये 3 के अलावा होता है एक संयुक्त व्यंजन। ये 4 प्रकार के होते हैं, देखिए श्र, छ, ज्ञ,
त्र। अब ये किन किन से मिलकर ये बना हुआ है, क्योंकि संयुक्त व्यंजन के नाम से ही पता चल रहा है कि ये दो वर्णों का योग होगा। तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, यानी सलजन वाले श और र, हलंत सलजन वाले को मिला के श बना है, छ और क मिलाकर षटकोण वाला श बना हुआ है, ज्ञ मिला है ज और इय को मिला के त्र मिला है, ये र बना है, त्र धन त को मिला के हमारा र तैयार हुआ है। इसके अलावा एक और है द्वित व्यंजन, चक्का, यानी दो शब्द, एक आधा एक पूरा मिलकर जब बनता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। ये आपका वर्ण पूरा हुआ। पहले की वीडियो को ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ेंगे तो और आसान हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसके अभ्यास प्रश्न बता रही हूँ, जो आपने इसमें सारा उसका आंसर दिया है, आप अपने उत्तर पुस्तिका में पेन की सहायता से लिख लीजिएगा। पहला है वर्ण की परिभाषा लिखिए, यहाँ पर दिया है कथित भाषा की मूल ध्वनि को व्यक्त करने वाले चिन्हों को वर्ण कहते हैं। दूसरा, वर्ण के प्रकार लिखिए, तो वो भी यहाँ पे बताया हुआ है कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में कुल कितने वर्ण होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है कि कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारा आप इसके अंतर्गत लिख दीजिएगा, इस सवाल के अंतर्गत। चौथा, स्वर से आप क्या समझते हैं, स्वर के प्रकार लिखिए, ये भी आपको बताया है। स्वर दो प्रकार के होते हैं, उच्चारण के आधार पर, बनावट के आधार पर। ये पूरा इसी तरह से टी डायग्राम तैयार कर दीजिएगा और बना दीजिएगा। पांचवा है व्यंजन की परिभाषा तथा उसके प्रकार लिखिए। परिभाषा यहाँ पे देखिए छूट गया था, यहाँ लिखा है जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं होता है वो होता है व्यंजन। अब छठा आया अयोगवाह किसे कहते हैं। ये देखिए अयोगवाह मैंने आपको यहाँ बताया था कि 3 प्रकार के होते हैं, तो ये अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद। मैं आपको अलंकार बता रही हूँ। अब अलंकार का यहाँ सबसे पहले हम लोग परिभाषा देखते हैं। तो जिस कला कौशल से काव्य में चमत्कार तथा रोचकता उत्पन्न होती है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब अलंकार किसी काव्य में, किसी कविता में आता है तो उसमें अत्यधिक सुंदरता बढ़ जाती है, उसे ही अलंकार कहा जाता है। ये जो अलंकार होता है 2 प्रकार का होता है। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार क्योंकि आपको पहले आएगा इसलिए मैं सबसे पहले इसे बता रही हूँ। अर्थालंकार आपका बाद में आएगा, उसे बाद में देखा जाएगा। तो शब्दालंकार के बारे में यहाँ पर बता रही हूँ। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा, शब्द के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, यानी जिस शब्द के द्वारा ध्यान दीजिएगा इस चीज को, शब्दों के द्वारा जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है उसे शब्दालंकार कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। अब इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हम लोग इसके अनुप्रास अलंकार देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए इसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, अनु और प्रास। तो अनु का अर्थ होता है बार बार, प्रास का अर्थ होता है अक्षर, यानी जिस कविता में एक ही अक्षर या वर्ण बार बार आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। यहाँ पे देखिए एक उदाहरण दिया गया है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। देखिए त वर्ण इसमें बार बार आया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा भी कई उदाहरण हैं, जैसे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। तो आप सिर्फ एक उदाहरण लिख लीजिएगा और इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर जब अभ्यास प्रश्न आप इसका करेंगे तो पहला आपका सवाल आएगा अलंकार किसे कहते हैं, तो आप इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। दूसरा शब्दालंकार किसे कहते हैं, फिर से इसकी परिभाषा लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। फिर वही अनुप्रास की परिभाषा उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। यमक को उसके परिभाषा तथा उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। उसी प्रकार श्लेष, यानी आपके 1 2 3 4 5 सवाल हो जाएंगे जो आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे सवाल लिख के नहीं दी हूँ लेकिन बोल रही हूँ, उसी हिसाब से आप अपने प्रश्न और उत्तर लिख लीजिएगा। दूसरा आया आपका यमक। यमक यानी अब इसमें बोला है शब्द, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है, तो फिर से यहाँ से शब्द में ही कोई ना कोई चमत्कार उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर आते हैं, जब एक ही शब्द का बार बार प्रयोग होता है, एक ही शब्द, यहाँ अक्षर था, यहाँ पर अक्षर था, यहाँ पर
देखिए अक्षर यानी वर्ण का बार बार एक ही वर्ण था, लेकिन यहाँ पर पूरा एक शब्द आएगा, लेकिन उसका अर्थ अलग अलग होता है, वहां पर आपका यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वह पाए बौराए। ये देखिए एक ही शब्द दो बार दिया हुआ है, लेकिन एक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय यानी एक कनक का अर्थ धतूरे से है और दूसरे कनक का अर्थ सोने से है। यानी एक धतूरा अत्यधिक मात्रा में खा लिया जाता है तो भी आदमी पागल हो जाता है, और सोना अत्यधिक मात्रा में अगर आदमी प्राप्त कर ले तो भी पागल हो जाता है। यानी शब्द तो एक ही है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होने के कारण यहाँ पर यमक अलंकार है। अब तीसरा हम लोग देखते हैं श्लेष अलंकार। एक और उदाहरण इसका है, 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती थी सो 3 बेर खाती है। यहाँ पर 3 बेर दो शब्द है ना, तो एक बार है 3 वक्त के भोजन से और दूसरा है फल, एक 3 बेर होता है ना उसके, यहाँ पर वो उदाहरण भी आप लोग लिख सकते हैं। अब तीसरा आया आपका श्लेष अलंकार। एक ही शब्द के कई अर्थ हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी शब्द तो एक ही होता है, जैसे यहाँ पे दो अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पर एक ही शब्द होगा, उसके अलग अलग अर्थ होंगे। जहाँ यहाँ दिया उदाहरण, चरण धरन चिंता करत चितहु चारू ओर, सुबरन को खोजत फिरत है कवि व्यभिचारी चोर। अब सुबरन का यहाँ पर कवि के लिए है सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए है सुंदर रूप, और चोर के लिए है धन से। यानी एक शब्द तो एक ही है सुबरन, लेकिन इन तीनों के लिए अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। इसके अलावा है एक रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ये काफी लंबा है, इस वजह से मैंने आपको ये उदाहरण नहीं दिया है, ये आप लोग यही लिख लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको एक बार और बता दे रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। अलंकार किसे कहते हैं, दूसरा है शब्द अलंकार किसे कहते हैं, उसके कितने प्रकार होते हैं, अनुप्रास अलंकार को परिभाषा के साथ स्पष्ट कीजिए, परिभाषा और उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। यमक अलंकार को परिभाषा और उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। फिर से एक तीसरा, श्लेष अलंकार को परिभाषा और उदाहरण की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये पूरे सवाल आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। धन्यवाद।